औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों के कॉलेजेस जो हैं वो बंद हो चुके हैं और हम टीचर्स को ये टास्क असाइन किया गया है कि हम लोगों ने ऑनलाइन आप लोगों के साथ लेक्चर्स लेने हैं। तो इसी ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में ये आपका दूसरा लेक्चर है। जो पहला लेक्चर हमने डिस्कस किया था उसके अंदर हम लोगों ने डू व्हाइल लूप को डिस्कस किया था। डू व्हाइल लूप के ऊपर कुछ एग्जांपल्स थी आपकी बुक के अंदर, हमने उसको डिस्कस किया था। और फिर उसके बाद हम लोगों ने एक कंटिन्यू का कीवर्ड जो था उसको डिस्कस किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने नेस्टेड जो लूप्स हैं उनको डिस्कस करना है। और आपकी जो किताब के अंदर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को प्रोग्रामेटिकली यानी कि उनके प्रोग्राम्स बना के मैं आपके सामने जो है उनको रन करने की कोशिश करूंगा और ट्राई करूंगा कि आप लोगों को समझ आ जाए। इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करूं, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह कुछ रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगा। नंबर वन कि अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हैं, इसको अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन से ये होता है कि आप लोगों को ईमेल्स के थ्रू नोटिफिकेशन मिल जाती है कि जब भी इस चैनल के ऊपर कोई नया कंटेंट, कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो आप लोगों को थ्रू ईमेल पता लग जाएगा। नंबर सेकंड, सब्सक्रिप्शन से ये होता है कि मेरी मोटिवेशन के अंदर भी ऑब्वियसली इजाफा होता है, बिकॉज वन ऑन वन क्लासरूम के अंदर जो लेक्चर लिया जाता है दैट इज समथिंग डिफरेंट देन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। इसमें थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा होती है। पहले तो लेक्चर रिकॉर्ड करना, फिर उसके बाद उसको एडिट करना, फिर उसके बाद उसको जो है रेंडर करना यानी कि फाइनलाइज़ करना और उसके बाद उसको अपलोड करना। तो इसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाता है। तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फिर उसके बाद ये कि इस वीडियो को जब भी आप देखें तो काइंडली यूट्यूब के ऊपर ही देखें कंप्लीटली। एक दफ़ा एटलीस्ट देख लें, फिर उसके बाद में अगर आपने अपने फ्यूचर में अगर आपने इसको दोबारा अगर देखना है तो बेशक आप इसको डाउनलोड कर लें और जितनी मर्ज़ी आपकी मर्ज़ी हो आप इसको फिर बाद में देख सकते हैं, लेकिन इसको एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम आप काइंडली यूट्यूब के ऊपर ही देखें। तो इन चंद एक रिक्वेस्ट के साथ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो लेट्स बिगिन टुडेज़ लेक्चर। तो डियर स्टूडेंट, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आज हम लोग सबसे पहले तो नेस्टेड लूप्स को डिस्कस करेंगे कि नेस्टेड लूप्स क्या होती हैं और उसकी कुछ दो एग्जांपल्स हैं, उन दो एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये आपकी बुक से ही मैंने ये जो है कैप्चर की है पिक्चर। इसमें अगर आप देखें तो नेस्टेड लूप्स के बारे में लिखा है कि द यूज ऑफ अ लूप इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। यानी कि देखें, आपने एक लूप लिखा है, चाहे वो फॉर लूप हो, व्हाइल लूप हो या वो डू व्हाइल लूप हो। उसकी अपनी बॉडी होती है, चाहे फॉर लूप हो, चाहे डू व्हाइल लूप हो, चाहे व्हाइल लूप हो, उसकी अपनी बॉडी होती है। बॉडी मींस के उसकी एक ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस होंगी, क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस होंगी, दैट इज कॉल्ड एज द बॉडी ऑफ दैट पर्टिकुलर लूप। तो अगर किसी लूप में कोई सा भी लूप हो, चाहे वो फॉर हो, व्हाइल हो या डू व्हाइल लूप हो, उसकी बॉडी के अंदर अगर कोई और लूप एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि उसकी किसी किसी भी तीन आपके जो लूप्स हैं उन तीनों लूप्स में से कोई एक लूप है और उसकी बॉडी के अंदर कोई से भी तीन लूप्स में से कोई एक लूप एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो जो उसकी बॉडी के अंदर जो लूप एग्जिस्ट कर रहा होगा वो कहलाएगा इनर लूप। ठीक है, या वो कहलाएगा नेस्टेड लूप। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, द फॉलोइंग एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टेड लूप। इसमें एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, इस प्रोग्राम को जो है मैं लाइन बाय लाइन आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इसमें सबसे पहले तो देखें आप, iostream.h हेडर फाइल है, इसको इंक्लूड किया गया है। इसके बाद जो है ये conio.h हेडर फाइल है, इसको इंक्लूड किया गया है। और इसके बाद जो है आपका आपका ये मेन फंक्शन यहां से शुरू हो रहा है। फिलहाल के लिए आप जो है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर भी कि आप यहाँ पे int यूज ना करें, बल्कि इसकी जगह पे void का कीवर्ड यूज कर लें। और अगर आपने int यूज करना ही है तो फिर अपने मेन फंक्शन की बिल्कुल लास्ट स्टेटमेंट जो है ना, दैट शुड बी रिटर्न जीरो। लेकिन अगर आपने यहाँ पे void लिखा है int की जगह पे, तो फिर आपको ये रिटर्न जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाते हैं, मेन फंक्शन की ये बॉडी है, यहां से आपका मेन फंक्शन शुरू होता है। और इसमें लिखा हुआ है कि आउटर लूप जो है, बेसिकली इस प्रोग्राम के अंदर ना दो लूप्स हैं। इस प्रोग्राम के अंदर दो वाइल लूप्स हैं, एक आउटर वाइल लूप है और एक इनर वाइल लूप है। यानी कि पहले एक वाइल लूप है, उस वाइल लूप की बॉडी के अंदर एक और वाइल लूप है। तो वो जो आउटर जो वाइल लूप है ना, वो 5 दफा चलेगा, वो चलेगा बिटवीन 1 और 5। यानी कि उसका जो लूप काउंटर है, ये यहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर किया हुआ है इंटीजर ओ इज इक्वल टू 1। ये जीरो नहीं है, ये ओ है, कैपिटल ओ। इंटीजर ओ इज इक्वल टू 1 और ओ की वैल्यू जो है वो 1 से लेके ना, ओ की वैल्यू जो है ना वो 1 से लेके ना 5 तक चलेगी। ओ की वैल्यू जो है वो 1 से लेके 5 तक चलेगी। तो ये आपकी जो आउटर जो वाइल लूप है, ये उसका काउंटर है।
यानी कि उसको काउंट करेगा, ये वेरिएबल ओ, और इसकी स्टार्टिंग वैल्यू जो है ना वो 1 है। याद रख ले इसके अंदर अब इस टाइम पे 1 पड़ा हुआ है। अच्छा, वाइल लूप है, उसकी कंडीशन है, और ये वाइल लूप आपका जो है वो यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है, और वाइल लूप आपका जो है ना वो यहां तक है। ये वाइल लूप की एंडिंग ब्रेसेस हैं, एंडिंग करली ब्रेसेस हैं। इसकी ओपनिंग करली ब्रेसेस यहां पे हैं, और इस वाइल लूप की एंडिंग करली ब्रेसेस यहां पे हैं। इसके बिल्कुल सामने अगर आप देखें तो कमेंट्स के अंदर लिखा हुआ है एंड ऑफ आउटर लूप, एंड ऑफ आउटर वाइल लूप, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल ओ इसका लूप काउंटर है, इसमें 1 पड़ा हुआ है, स्टार्टिंग वैल्यू इसकी 1 है। वाइल ओ इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो भाई ओ में तो 1 पड़ा है तो कंडीशन तो ट्रू है। 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5, द कंडीशन इज ट्रू, तो क्या करो। अच्छा, इसके लूप की बॉडी के अंदर आओ, और यहां पे लिखा हुआ है कि इंटीजर इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, ये कैपिटल आई है, इंटीजर आई इज इक्वल टू 1। आपके वेरिएबल आई एक डिक्लेयर होगा इस वाइल लूप की बॉडी के अंदर, और उसकी वैल्यू जो है ना वो 1 से इनिशियलाइज होगी। इसमें स्टार्टिंग वैल्यू इसकी क्या है जी, 1 है। फिर इसमें लिखा है वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू ओ, ओ में भी 1 है, आई में भी 1 है, तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो 1 इज नॉट लेस देन 1, but the value of I which is 1, the value of O is also 1, 1 is not less than 1 but 1 is equal to 1, तो कंडीशन तो ट्रू है इस वाइल लूप की, ये जो आपकी इनर वाइल लूप है। तो क्या होगा, सी आउट स्टेटमेंट चलेगी, और सी आउट स्टेटमेंट में लिखा है आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस से ये होगा कि सबसे पहले आपको ना वेरिएबल आई की जो वैल्यू है, जो कि इस टाइम पे 1 है, वो 1 वैल्यू प्रिंट होगी, और ना सिर्फ 1 वैल्यू प्रिंट होगी बल्कि उसके बाद आई प्लस प्लस स्टेटमेंट जो है वो क्या करेगा, क्योंकि ये पोस्ट पोस्ट आपका जो है इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि यार पहले वेरिएबल आई की वैल्यू को प्रिंट करो और उसके बाद वेरिएबल आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो। तो वेरिएबल आई की वैल्यू जो है वो इस टाइम पे 1 है, तो 1 तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, प्रिंट होने के बाद वेरिएबल आई की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगी, उसकी वैल्यू जो है ना वो बढ़ के 2 हो जाएगी। अच्छा, ये जो है आपकी जो इनर वाइल लूप है उसकी स्टार्टिंग ब्रेसेस ये हैं और उसकी एंडिंग ब्रेसेस ये हैं। तो इसमें क्या होगा कि अब इसकी आई की वैल्यू जो है वो बढ़ के 2 हो गई है। अब जो आपका ये जो इनर जो वाइल लूप है ना, ये वाला इनर वाइल लूप, अब ये देखेगा अपनी कंडीशन को कि क्या मैंने दोबारा एग्जीक्यूट होना है या नहीं होना। तो इनर वाइल लूप के अंदर लिखा हुआ है, इसकी कंडीशन है कि वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू ओ, ओ की वैल्यू अभी भी 1 है, लेकिन आई की वैल्यू 1 थी, लेकिन 1 से बढ़ के 2 हो चुकी है, तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1, द कंडीशन इज फॉल्स। लिहाजा आपका ये जो इनर वाइल लूप है ये मजीद नहीं चलेगा, और आपके प्रोग्राम का कंट्रोल जो है ना वो इस इनर वाइल लूप से बाहर निकल आएगा। इस इनर वाइल लूप से जैसे ही आप बाहर निकलोगे तो यहां पे लिखा है सी आउट स्टेटमेंट एंड एल। एंड एल से क्या होगा यार, एंड एल से ये होगा कि आपका जो है ना कर्सर, आउटपुट विंडो का जो कर्सर है वो सेकंड लाइन के ऊपर चला जाएगा, और उसके बाद यहां पे लिखा है ओ प्लस प्लस। तो ओ की स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी, ओ की स्टार्टिंग वैल्यू जो थी वो 1 थी, अब ओ की स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो बढ़ के 2 हो चुकी है। उसके बाद क्या होगा, यहां पे आपका जो आउटर जो वाइल लूप है, जो बड़ा जो बाहर वाला वाइल लूप है वो यहां पे खत्म हो जाएगा, लेकिन अब यहां पे कंट्रोल जो है ना प्रोग्राम का वापस आएगा और इस वाइल लूप की कंडीशन को चेक करेगा। वाइल ओ इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो भाई ओ में तो 2 पड़ा है, तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5, द कंडीशन इज ट्रू। लिहाजा आपका ये जो वाइल लूप है ये फिर से चलेगा। इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, वेरिएबल आई के अंदर 1 आएगा, वेरिएबल ओ में 2 है, वेरिएबल आई में 1 है। वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू ओ, आई में 1 है, ओ में 2 पड़ा हुआ है, तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है। तो क्या करो, सी आउट कर दो आई प्लस प्लस को। आई में क्या पड़ा है, आई में 1 पड़ा है, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। 1 प्रिंट होने के बाद आई की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होगी, और आई की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उसके बाद यहां पे ये वाइल लूप जो इनर वाइल लूप है ये अपनी कंडीशन चेक करेगा। आई में अब 2 पड़ा हुआ है, ओ में पहले से 2 पड़ा हुआ था, तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2, द कंडीशन इज ट्रू। तो क्या होगा, आपका ये वाला जो वाइल लूप है ये फिर से चलेगा। सी आउट आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू अब 2 हो चुकी है, 2 प्रिंट करेगा, और उसके बाद आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, इसकी वैल्यू बढ़ा के 3 कर देगा। उसके बाद ये वाइल लूप जो है क्या करेगा, चेक करेगा अपनी कंडीशन को। तो इस कंडीशन में आई की वैल्यू अब 3 है, 3 इज लेस देन और इक्वल टू ओ, ओ में 2 पड़ा है, तो 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2, द कंडीशन इज फॉल्स। तो भाई ये अभी इस टाइम पे इस इनर लूप ने क्या किया, इस इनर लूप ने ना अभी बेसिकली यहां पे अभी आपको प्रिंट करके दिया है 1 एंड 2, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, अब आपका ये वाइल लूप मजीद नहीं चलेगा, आपके प्रोग्राम का कंट्रोल इस वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। जब बाहर आएगा तो यहां पे लिखा है सी आउट एंड एल। एंड एल से क्या होगा कि आपके प्रोग्राम का जो आउटपुट विंडो है उसका जो कर्सर है वो तीसरी लाइन पे चला जाएगा, और उसके बाद ओ प्लस प्लस की स्टेटमेंट चलेगी, वेरिएबल ओ की वैल्यू बढ़ के 3 हो जाएगी। तो ओ वेरिएबल ओ की वैल्यू ओ प्लस प्लस की वजह से इसकी वैल्यू जो है ना वो बढ़ के 3 हो जाएगी। यहां पे आपका ये वाइल लूप खत्म हो गया है।
लेकिन अब आपका जो आउटर वाइल लूप है वो अपनी कंडीशन चेक करेगा, ओ में इस टाइम पे 3 पड़ा है, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5, द कंडीशन इज ट्रू। तो लिहाजा आपका ये जो वाइल लूप है इसके अंदर प्रोग्राम का कंट्रोल आएगा, इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, तो आई में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और आपका ये जो इनर वाइल लूप है ये चलना शुरू हो जाएगा और इसमें कंडीशन लिखी है वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू ओ, आई में 1 है, ओ में 3 है, ओ की वैल्यू जो थी वो पहले 1 थी, फिर उसकी वैल्यू बढ़ते बढ़ते 3 हो चुकी है। तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 3, द कंडीशन इज ट्रू, तो ये सी आउट स्टेटमेंट चलेगी और इस सी आउट स्टेटमेंट में लिखा है आई प्लस प्लस, यार आई को प्रिंट कर दो और उसके बाद आई की वैल्यू को ना बढ़ा भी दो। तो आई की वैल्यू तो अभी 1 है, तो 1 प्रिंट होगा और आई की वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी। फिर उसके बाद यहां पे कंडीशन चेक होगी, आई इज लेस देन और इक्वल टू ओ, आई में अब 2 है, ओ में 3 पड़ा है, तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3, द कंडीशन इज ट्रू। तो लिहाजा ये स्टेटमेंट यानी कि ये आपका जो वाइल लूप है ये इनर वाइल लूप ये फिर से चलेगा और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी सी आउट आई प्लस प्लस। तो सी आउट में पहले आई की वैल्यू प्रिंट होगी जो कि 2 है और फिर उसके बाद आई प्लस प्लस स्टेटमेंट चलेगी जो कि 2 की वैल्यू को बढ़ा के 3 कर देगा। उसके बाद यहां पे फिर कंडीशन आपकी वाइल लूप की कंडीशन चेक होगी, वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू ओ, आई में भी 3 है, ओ में भी 3 है, तो 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3, द कंडीशन इज ट्रू। तो लिहाजा आपका ये वाइल लूप एक दफा फिर से चलेगा और सी आउट स्टेटमेंट में आपको आई की करंट वैल्यू जो कि 3 के बराबर है वो प्रिंट होगी और उसके बाद आई प्लस प्लस की स्टेटमेंट क्या करेगा कि आई की करंट वैल्यू जो कि 3 थी इसको 3 से बढ़ा के 4 कर देगा। और अब इसके बाद आपका वाइल लूप जो है इनर वाइल लूप उसकी कंडीशन फिर से चेक होगी, वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू ओ, तो भाई आई की वैल्यू तो बढ़ते बढ़ते 4 हो चुकी है, तो 4 इज लेस देन और इक्वल टू ओ, ओ में तो 3 पड़ा है, तो 4 इज नॉट लेस देन एंड इवन नॉट इक्वल टू 3। तो आपकी ये जो इनर वाइल लूप है इसकी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी, आपके प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वो इस इनर वाइल लूप से बाहर निकलेगा और यहां पे सी आउट स्टेटमेंट आपकी चलेगी एंड एल। तो अब इस एंड एल ने क्या करना है, कर्सर ने चौथे लाइन के ऊपर चले जाना है। तो पहली लाइन पे इसने प्रिंट किया है 1, दूसरी लाइन पे प्रिंट किया है 1 2, तीसरी लाइन पे इसने प्रिंट किया है इस प्रोग्राम ने 1 2 3 और अब आपका कर्सर चौथे लाइन पे आ जाएगा और इसके बाद ये ओ प्लस प्लस की स्टेटमेंट चलेगी। तो ओ प्लस प्लस की स्टेटमेंट जब चलेगी तो ये वेरिएबल ओ की वैल्यू को बढ़ा के 4 कर देगा, इससे पहले 3 थी वैल्यू, उससे पहले 2 थी, उससे बिल्कुल पहले जो है स्टार्ट में इस ओ वेरिएबल की वैल्यू 1 थी, अब उसकी वैल्यू बढ़ते बढ़ते 4 हो चुकी है। तो अब यहां पे आपका जो आउटर जो वाइल लूप है वो यहां पे आके खत्म हो जाता है, लेकिन यहां पे अब देखेगा आपका वाइल लूप अपनी कंडीशन चेक करेगा कि क्या वाइल लूप मजीद चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। तो उसके लिए यहां पे आपका जो आउटर वाइल लूप है उसकी बॉडी अगर आप देखें या उसकी जो कंडीशन है उसको देखें तो उसमें लिखा है यार वाइल ओ इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो ओ की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 4 हो चुकी है, 4 इज लेस देन और इक्वल टू 5, द कंडीशन इज ट्रू। तो आपका ये जो वाइल लूप है ये फिर से चलेगा। तो इस वाइल लूप के अंदर हम आएंगे तो यहां पे लिखा है इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, तो एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा, आई उसका नाम होगा और उसकी स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो 1 होगी। इसके बाद यह आपकी इस आउटर वाइल लूप के अंदर एक इनर वाइल लूप है जिसमें लिखा है वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू ओ, तो भाई आई की वैल्यू तो 1 है, ओ की वैल्यू जो थी वो पहले 1 थी, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई और अब इसकी करंट वैल्यू जो है वो बढ़ते बढ़ते 4 हो चुकी है। तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 4, तो कंडीशन तो ट्रू है, तो क्या करो, सी आउट करो, आई की वैल्यू को सी आउट करो। तो आई की वैल्यू तो इस टाइम पे 1 है, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। 1 प्रिंट होने के बाद जो है ना आई प्लस प्लस स्टेटमेंट चलेगी और आपकी वेरिएबल आई की वैल्यू को ये बढ़ा देगा और इसकी वैल्यू को बढ़ा के 2 कर देगा। फिर यहां पे कंडीशन चेक होगी, वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू ओ, आई में अब 2 है, ओ में जो है वो 4 है, तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 4, द कंडीशन इज ट्रू। तो सी आउट स्टेटमेंट चलेगी, आई प्लस प्लस में क्या होगा, पहले आई की वैल्यू करंट वैल्यू जो कि 2 है वो प्रिंट होगी और फिर 2 से इसकी वैल्यू बढ़ के 3 हो जाएगी और इसके बाद फिर व्हाइल लूप अपनी कंडीशन चेक करेगा, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 4, द कंडीशन इज ट्रू। आई में 3 है करंटली, ओ में 4 है करंटली, तो 3 इज लेस देन और इक्वल टू 4, द कंडीशन इज ट्रू। तो सी आउट स्टेटमेंट चलेगी, आई की वैल्यू जो कि 3 है वो प्रिंट होगी और 3 से उसकी बढ़ के वैल्यू 4 हो जाएगी। यहां पे फिर कंडीशन चेक होगी, वाइल आई में 4 है, 4 इज लेस देन और इक्वल टू 4, द कंडीशन इज ट्रू। तो अब ये सी आउट स्टेटमेंट जो है वो 4 को प्रिंट करेगा और 4 से फिर आई की वैल्यू को बढ़ा के 5 कर देगा। फिर यहां पे कंडीशन चेक होगी, वाइल वाइल आई जिसमें जिसमें वैल्यू 5 पड़ी है इज लेस देन और इक्वल टू ओ में 4 पड़ा है, तो 5 इज लेस देन और इक्वल टू 4, द कंडीशन इज फॉल्स, लिहाजा अब आपका ये वाइल लूप मजीद नहीं चलेगा। तो इस वाइल लूप ने, ये जो इनर वाइल लूप है, इस जब ये अभी चला तो इसने ना प्रिंट करके दिया आपको 1 2 3 एंड 4,
ठीक है। इसके बाद जो है आपका ये व्हाइल लूप मजीद नहीं चलेगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। तो आपके प्रोग्राम का कंट्रोल इस इनर व्हाइल लूप से बाहर निकल आएगा। सी आउट स्टेटमेंट है, एंड एल से क्या होगा, आपके प्रोग्राम में जो कर्सर है, आउटपुट विंडो के ऊपर जो कर्सर है, वो पांचवी लाइन पे चला जाएगा। और ओ प्लस प्लस स्टेटमेंट क्या होगी, वेरिएबल ओ की करंट वैल्यू जो थी ना वो 4 थी, तो उसकी वैल्यू अब बढ़ के 5 हो जाएगी। अच्छा, फिर यहां पे आपका आउटर वाइल लूप जो है वो खत्म हो जाता है, लेकिन आउटर वाइल लूप जो है वो अपनी कंडीशन को अब चेक करेगा कि वाइल ओ इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो ओ की वैल्यू तो 5 है, 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5, 5 ओ की वैल्यू 5 इज नॉट लेस देन 5 बट इट इज इक्वल टू 5, तो फिर भी आपकी ये कंडीशन जो है वाइल लूप की ट्रू है। तो कहने का मकसद ये है कि वाइल लूप जो आपका आउटर वाइल लूप है वो एक दफा फिर से चलेगा। तो ये फिर से चलेगा, इंटीजर आई की वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज होगी 1 से, और ये जो वाइल लूप है इसमें लिखा है वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू ओ, आई में पड़ा है 1, ओ में पड़ा हुआ है 5, यानी कि 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। तो क्या करेगा, सी आउट करेगा आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 1 है, 1 को प्रिंट करेगा और आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा, आई की वैल्यू को 2 कर देगा। फिर यहां पे कंडीशन चेक होगी 2, क्योंकि आई में तो अभी 2 पड़ा है, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5, द कंडीशन इज ट्रू, लिहाजा सी आउट आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू जो कि 2 है उसको प्रिंट कर देगा और आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट भी कर देगा, आई की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 3 हो जाएगी। फिर यहां पे कंडीशन चेक होगी, आई इज लेस देन और इक्वल टू ओ, आई में 3 पड़ा है, ओ में 5 पड़ा है, तो 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5, द कंडीशन इज ट्रू, लिहाजा ये आपका इनर व्हाइल लूप एक दफा फिर से चलेगा, सी आउट स्टेटमेंट चलेगी, आई प्लस प्लस की स्टेटमेंट चलेगी, पहले ये प्रिंट करेगा आई की वैल्यू को जो कि 3 है, और फिर उसके बाद इसकी वैल्यू को बढ़ा के 4 कर देगा। फिर इसके बाद ये कंडीशन चेक होगी, व्हाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू ओ, आई में 4 पड़ा है, इज लेस देन और इक्वल टू ओ, ओ में 5 पड़ा है, तो आपकी चूंकि ये कंडीशन ट्रू है, 4 इज लेस देन और इक्वल टू 5 वाली, तो लिहाजा आपका ये सी आउट स्टेटमेंट चलेगा, सी आउट में लिखा है आई प्लस प्लस, आई की करंट वैल्यू 4 वो प्रिंट होगी, और इसके बाद आई की वैल्यू जो है वो बढ़ते बढ़ते 5 भी हो जाएगी। फिर यहां पे कंडीशन चेक होगी, व्हाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू ओ, आई में भी 5 है, ओ में भी 5 है, 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5, द कंडीशन इज ट्रू, तो आपका ये व्हाइल लूप एक दफा फिर से चलेगा, सी आउट स्टेटमेंट चलेगी, आई प्लस प्लस, यानी कि पहले आई की वैल्यू प्रिंट करेगा, ये आपका सी आउट स्टेटमेंट जो कि 5 है आई की वैल्यू इस टाइम पे, और ना सिर्फ इस आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा बल्कि आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट भी कर देगा, तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 6 हो जाएगी। उसके बाद ये लूप देखेगा अपनी कंडीशन को कि क्या इस लूप ने दोबारा चलना है कि नहीं चलना, तो भाई आई की वैल्यू तो बढ़ते बढ़ते 6 हो गई है, तो वाइल 6 इज लेस देन और इक्वल टू, ओ में पड़ा है 5, तो वाइल 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5, दिस कंडीशन इज फॉल्स। तो इस लूप ने, अभी जब ये लूप चला तो इस लूप ने प्रिंट किया है 1 2 3 4 एंड 5। इसके बाद ये प्रोग्राम आपका जो लूप की जो कंडीशन है वो चूंकि आपकी लूप की कंडीशन चूंकि फॉल्स हो गई है, तो इसलिए अब आपका प्रोग्राम का जो कंट्रोल होगा वो इस व्हाइल लूप से बाहर निकलेगा। सी आउट स्टेटमेंट है, एंड एल क्या करेगा, आपके कर्सर को छठे लाइन पे ले जाएगा, ओ प्लस प्लस की स्टेटमेंट चलेगी, भाई वेरिएबल ओ की वैल्यू स्टार्ट में 1 थी, फिर 2 हुई, फिर 3, फिर 4, फिर 5, अब इसकी वैल्यू जो थी वो 5 थी, अब इसकी वैल्यू बढ़ते बढ़ते 5 से 6 हो जाएगी। अब आपका यहां पे वाइल लूप खत्म हो गया है। अब देखेंगे कि क्या वाइल लूप जो आपका जो आउटर वाइल लूप है इसने दोबारा चलना है या नहीं चलना। तो आउटर वाइल लूप की कंडीशन लिखी हुई है, वाइल ओ इज लेस देन और इक्वल टू 5, ओ में 6 है, 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5, द कंडीशन इज फॉल्स। तो अब आपका ये जो आउटर वाइल लूप है इसकी कंडीशन फॉल्स हो गई है, मींस के यहां से लेके यहां तक जो स्टेटमेंट्स हैं, इस ओपनिंग करली ब्रेसेस से लेके इस क्लोजिंग करली ब्रेसेस के बीच में जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं इनमें से कोई स्टेटमेंट भी नहीं चलेगी, और आपका ये गेट ch का मेथड चलेगा। और अगर आपने अपने मेन फंक्शन से पहले इसकी रिटर्न टाइप int अगर लिखी है तो आप रिटर्न 0 लिख दें, अगर आपने मेन फंक्शन से पहले void लिखा है तो फिर आपको ये रिटर्न 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम प्रोग्राम के आउटपुट की बात करें तो आपके प्रोग्राम का ये वाला आउटपुट होगा, पहले प्रिंट होगा 1, फिर सेकंड लाइन पे प्रिंट होगा 1 2, फिर थर्ड लाइन पे प्रिंट होगा 1 2 3, फोर्थ लाइन पे प्रिंट होगा 1 2 3 4, फिफ्थ लाइन पे प्रिंट होगा 1 2 3 4 5, और इसके बाद आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास जो है आपकी किताब के अंदर एक और एग्जांपल है, आपकी किताब के अंदर एक और एग्जांपल है जिसका सैंपल आउटपुट आपके सामने है कि पहली लाइन पे एक डॉलर साइन प्रिंट होगा, सेकेंड लाइन के ऊपर 2 डॉलर साइन प्रिंट होंगे, तीसरी लाइन पे 3 डॉलर साइन प्रिंट होंगे, चौथी लाइन पे 4 डॉलर साइन प्रिंट होंगे, और पांचवी लाइन के ऊपर 5 डॉलर साइंस प्रिंट होंगे। और ये भी इस तरह का प्रोग्राम जो है वो भी पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ
विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड लूप्स। ठीक है, नेस्टेड लूप्स के थ्रू ही ये प्रोग्राम आप इस तरीके का लिख सकते हो। प्रीवियस प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया था कि यार हमने एक व्हाइल लूप लिखा था और उस व्हाइल लूप के अंदर हमने एक और व्हाइल लूप लिखा था। अब ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं नेस्टेड फॉर लूप के जरिए से, कि एक फॉर लूप उसके अंदर एक और फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप विद इन एन अनदर फॉर लूप। तो इस प्रोग्राम के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने सबसे पहले तो एक हेडर फाइल यूज की है iostream.h, फिर conio.h हेडर फाइल यूज की है। यहाँ पे int main, अगर आपने int main नहीं लिखना तो आप void main लिख दें, और अगर आपने int main लिखा है तो फिर अपनी मेन फंक्शन के अंदर जो लास्ट स्टेटमेंट है उसमें रिटर्न 0 लिख दें। वरना आपको, अगर आपने मेन फंक्शन से पहले इसकी रिटर्न टाइप अगर void लिखी हुई है तो फिर आपको रिटर्न 0 लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो चलते हैं मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन में पहली बिल्कुल फौरन ही जैसे ही आप इसके अंदर एंटर होते हैं तो यहाँ पे एक फॉर लूप है। फॉर लूप लिखा है फॉर इंटीजर I is equal to 1, I is less than or equal to 5, I plus plus। दिस इज योर आउटर लूप, दिस इज योर आउटर फॉर लूप। यहां से आपका फॉर लूप शुरू होता है, यहां पे आपका फॉर लूप आके खत्म हो जाता है। और इस ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपका एक और फॉर लूप है जिसमें लिखा है फॉर इंटीजर j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन और इक्वल टू I j प्लस प्लस। और इसमें लिखा है सी आउट डॉलर साइन। ये डॉलर साइन है ना, कैरेक्टर जो है ये आपका डॉलर साइन का जो कैरेक्टर है ये लिखा हुआ है और इसको इनक्लोज किया गया है डबल कोट्स के अंदर। और फिर लिखा है इसके फौरन बाद सी आउट एंड एल। एंड एल से आप सबको पता है कि क्या होता है। एंड एल से ये होता है कि यार आपका कर्सर जो है ना वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर चला जाएगा। तो देखते हैं फॉर लूप में जो आउटर फॉर लूप है इसमें लिखा है इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, तो आई में तो 1 चला जाएगा। I इज लेस देन और इक्वल टू 5, जी बिल्कुल 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5, द कंडीशन इज ट्रू, लिहाजा आपका आउटर फॉर लूप जो है वो चलना शुरू होगा। तो आउटर फॉर लूप के अंदर एक और इनर फॉर लूप है जिसमें लिखा है फॉर इंटीजर j इज इक्वल टू 1, तो j वेरिएबल की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज हो जाएगी। I की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, j की वैल्यू 1 होगी। j इज लेस देन और इक्वल टू I में भी 1 है, j में भी 1 है। 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1, द कंडीशन इज ट्रू, लिहाजा क्या होगा, ये वाला जो आपका इनर फॉर लूप है ये चलेगा। सी आउट स्टेटमेंट है, इसमें लिखा हुआ आएगा, डॉलर साइन। ठीक है, और डॉलर साइन के बाद ये सी आउट स्टेटमेंट है जिसमें लिखा है एंड एल। ये एंड एल क्या करेगा, ये आपके कर्सर को ना सेकंड लाइन पे लेके चला जाएगा। आपका जो कर्सर है वो सेकंड लाइन पे चला जाएगा। इसके बाद ये वाला जो आपका जो इनर फॉर लूप है ये अब आपकी ये क्या करेगा, ये वेरिएबल j की वैल्यू जो कि 1 थी शुरू में, इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा। तो वेरिएबल j की वैल्यू जो है वो बढ़ के 2 हो जाएगी। फिर यहां पे कंडीशन चेक करेगा ये अपना फॉर लूप के j इज लेस देन और इक्वल टू I। भाई j में तो 2 हो गया है, I में तो अभी भी 1 है, I की वैल्यू तो इंक्रीमेंट हुई नहीं है। तो j इज लेस देन और इक्वल टू I यानी कि 2 इज लेस देन और इक्वल टू I, द कंडीशन इज फॉल्स। तो आपका ये वाला जो फॉर लूप है ये फॉर लूप नहीं चलेगा। अच्छा, इसमें सॉरी एक मैं आपको चीज बताता चलूं कि यार देखो ये फॉर लूप है ना, इस फॉर लूप की कोई बॉडी नहीं बनाई हुई। यहाँ पे ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो इसका मकसद ये है कि यार ये जो आपका एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो फॉर लूप है ना, इसकी बॉडी के अंदर सिर्फ ये सी आउट स्टेटमेंट चलेगी। ये वाला जो एंड एल स्टेटमेंट है ये इसकी बॉडी के अंदर नहीं है, ये इस फॉर लूप की बॉडी से बाहर है। तो ये जरा थोड़ी सी करेक्शन कर लें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका एंड एल स्टेटमेंट है ये अभी चलेगा, ये अभी नहीं चलेगा, बल्कि ये फॉर लूप जब आपका इनर फॉर लूप है, जब इसकी कंडीशन फॉल्स होगी ना तो फिर आपका ये सी आउट स्टेटमेंट चलेगा। ये वाला जो सी आउट स्टेटमेंट है दिस इज नॉट इनसाइड द इनर फॉर लूप, इनफैक्ट इट इज इनसाइड द आउटर फॉर लूप। ये आउटर फॉर लूप की बॉडी के अंदर है, ये इनर फॉर लूप की बॉडी के अंदर नहीं है। तो अब आपका जो है वेरिएबल j की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 2 हो गई है। 2 इज लेस देन और इक्वल टू I में 1 है, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1, द कंडीशन इज फॉल्स। तो अब आपकी ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी बल्कि ये स्टेटमेंट चलेगी। ये स्टेटमेंट तो आपकी इनर फॉर लूप की है, लेकिन ये स्टेटमेंट आपकी आउटर फॉर लूप की है। तो ये स्टेटमेंट चलेगी और इसमें लिखा हुआ है एंड एल। एंड एल से क्या होगा कि आपका कर्सर जो है वो सेकंड लाइन पे चला जाएगा। तो इनिशियली इससे पहले जब मैंने आपको बताया था कि आपकी ये सी आउट स्टेटमेंट चलेगी, एंड एल से क्या होगा, आपका कर्सर सेकंड लाइन पे चला जाएगा। तो ये उस वक्त नहीं चलेगी ये स्टेटमेंट, बल्कि ये स्टेटमेंट तब चलेगी जब आपका ये वाला जो फॉर लूप है, जो इनर फॉर लूप है, जब इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इसके बाद आपका ये आउटर फॉर लूप यहाँ पे खत्म हो रहा है, लेकिन अब आपका आउटर फॉर लूप अब चेक करेगा, देखेगा कि क्या मैंने मजीद एग्जीक्यूट होना है या नहीं होना। तो अब तक जो है ना एक दफा आपकी फर्स्ट लाइन के ऊपर डॉलर साइन जो है ना वो एक दफा प्रिंट हो चुका है। इसके बाद आपका आउटर फॉर लूप क्या करेगा, I प्लस प्लस ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। I की वैल्यू बढ़ेगी, I की वैल्यू पहले 1 थी, अब इसकी वैल्यू बढ़ के 2 हो चुकी है।
फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, आई इज लेस देन और इक्वल टू 5, यानी कि 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो कंडीशन इज ट्रू। तो इसलिए आपका ये वाला जो फॉर लूप है ये फिर से चलेगा। इस आउटर फॉर लूप की बॉडी के अंदर आप आओगे तो यहाँ पे एक और इनर फॉर लूप है जिसमें लिखा है फॉर इंटीजर j इज इक्वल टू 1। अब ये जो आपका इनर फॉर लूप है ना, इसमें ये जो स्टेटमेंट है इंटीजर j इज इक्वल टू 1, ये स्टेटमेंट दोबारा चलेगी, यानी कि आपके वेरिएबल j की वैल्यू फिर से री इनिशियलाइज होगी। तो अब j की वैल्यू 1 हो जाएगी, i की वैल्यू जो थी वो पहले 1 थी, लेकिन अब उसकी वैल्यू जो है ना वो बढ़ के 2 हो चुकी है। अब यहां पे कंडीशन चेक होगी, j इज लेस देन और इक्वल टू i, भाई j की वैल्यू तो 1 है, i की वैल्यू 2 है, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2, द कंडीशन इज ट्रू। लिहाजा क्या करो, सी आउट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो। तो ये सी आउट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, एक दफा डॉलर साइन प्रिंट होगा, उसके बाद क्या होगा, j प्लस प्लस, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, वेरिएबल j की वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी, i की वैल्यू पहले से 2 है, तो कंडीशन अब चेक होगी, j इज लेस देन और इक्वल टू i, j में भी 2, i में भी 2, तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2, द कंडीशन इज ट्रू। लिहाजा सी आउट स्टेटमेंट चलेगी, डॉलर साइन दूसरी दफा प्रिंट होगा। इसके बाद j प्लस प्लस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, वेरिएबल j की वैल्यू अब 2 थी, इसकी वैल्यू बढ़ के अब 3 हो चुकी है। अब यहाँ पे ये जो इनर जो फॉर लूप है ये अपनी कंडीशन चेक करेगा, j इज लेस देन और इक्वल टू i, भाई j में 3 है, i में 2 है, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2, द कंडीशन इज फॉल्स। तो जब कंडीशन फॉल्स होगी ना, तो ये वाली सी आउट स्टेटमेंट आपकी दोबारा से नहीं चलेगी। आपका कंट्रोल जो है, प्रोग्राम का कंट्रोल इस इनर फॉर लूप से बाहर निकलेगा, एंड दिस स्टेटमेंट सी आउट एंड एल इज बेसिकली पार्ट ऑफ योर आउटर फॉर लूप। ये स्टेटमेंट चलेगी, आपका कर्सर जो है वो तीसरी लाइन पे चला जाएगा। अभी तक आपका जो प्रोग्राम चला है वो पहली लाइन पे उसने एक दफा डॉलर साइन प्रिंट किया, दूसरी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन के ऊपर 2 दफा डॉलर साइन को प्रिंट किया है। अब आपका कर्सर जो है ना वो तीसरी लाइन पे चला गया है, और अब आपका प्रोग्राम जो है वो 3 दफा डॉलर साइन को प्रिंट करेगा थर्ड लाइन के ऊपर। लेकिन कैसे प्रिंट करेगा इसको जरा देख लेते हैं। प्रोग्राम का कंट्रोल जो है अब क्या कहां पे आएगा, अब आपका ये जो आउटर फॉर लूप है इसकी जो i प्लस प्लस की जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी, और i की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 3 हो जाएगी। अब i की वैल्यू जो है वो 3 है, कंडीशन चेक होगी, i इज लेस देन और इक्वल टू 5, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5, द कंडीशन इज ट्रू। तो आपका ये आउटर फॉर लूप एक दफा फिर चलेगा, फॉर इंटीजर j इज इक्वल टू 1, ये स्टेटमेंट चलेगी, वेरिएबल j की वैल्यू 1 हो जाएगी, j इज लेस देन और इक्वल टू i, j में 1 है, i में 3 है, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 3, द कंडीशन इज ट्रू। तो आपका ये वाला जो फॉर लूप है ये 3 दफा डॉलर साइन को प्रिंट करेगा, 3 दफा डॉलर साइन को प्रिंट करने के बाद j की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 4 हो जाएगी। फिर यहां पे कंडीशन चेक होगी, 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3, i में 3 पड़ा है, तो आपकी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और आपका प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वो यहां पे आएगा आउटर फॉर लूप में। और ये जो स्टेटमेंट लिखी है, दिस इज रिटन इनसाइड द आउटर फॉर लूप, आपकी ये सी आउट स्टेटमेंट चलेगी, एंड एल से क्या होगा कि आपका कर्सर जो है वो चौथे लाइन पे चला जाएगा। तो अभी तक आपका प्रोग्राम जो चला है ना, तो उसने डॉलर साइन को प्रिंट किया है एक दफा पहली लाइन पे, 2 दफा दूसरी लाइन पे, और 3 दफा तीसरी लाइन के ऊपर। अब इसके बाद आपके वेरिएबल आई की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी, पहले इसकी वैल्यू 3 थी, अब इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी आई प्लस प्लस की वजह से। कंडीशन चेक होगी, 4 इज लेस देन और इक्वल टू 5, द कंडीशन इज ट्रू। तो अब आपका आउटर फॉर लूप एक दफा फिर चलेगा, और इसके अंदर लिखा है इनर फॉर लूप, फॉर इंटीजर j इज इक्वल टू 1, j की वैल्यू फिर से इनिशियलाइज होगी 1, j इज लेस देन और इक्वल टू i, j में 1 है, i में 4 है, j प्लस प्लस। तो जब तक इन्हीं के j की वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू i, जब तक j की वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू i, ये याद रख लें j में 1 पड़ा है, i में 4 पड़ा है, जब तक j की वैल्यू कम होगी या बराबर होगी i की वैल्यू से, तब तक क्या होगा, आपका ये फॉर लूप चलेगा, और आपको सी आउट स्टेटमेंट चलती हुई नजर आएगी, और उसके अंदर एक दफा डॉलर साइन प्रिंट होगा। तो j की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट भी हो रही है ना, तो शुरू में j की वैल्यू जो है वो 1 है, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 4, द कंडीशन इज ट्रू, तो एक दफा डॉलर साइन प्रिंट होगा। फिर j की वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 4, क्योंकि 4 इसलिए क्योंकि i में 4 पड़ा है, तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 4, द कंडीशन इज ट्रू, तो एक दफा फिर से डॉलर साइन प्रिंट होगा। फिर j की वैल्यू बढ़ेगी, 3 होगी, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 4, तो तीसरी दफा डॉलर साइन प्रिंट होगा। फिर j की वैल्यू बढ़ेगी, 5, इसकी वैल्यू बढ़ के 4 हो जाएगी, तो j की वैल्यू भी 4 है, i की वैल्यू भी 4 है, 4 इज लेस देन और इक्वल टू 4, द कंडीशन इज ट्रू, तो चौथी दफा जो है ये डॉलर साइन प्रिंट होगा। फिर j प्लस प्लस स्टेटमेंट चलेगी, j की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 5 हो जाएगी, j इज लेस देन और इक्वल टू i, j की वैल्यू 5 है, i की वैल्यू 4 है, कंडीशन फॉल्स है, तो ये सी आउट स्टेटमेंट अब नहीं चलेगी।
बल्कि ये सी आउट स्टेटमेंट चलेगी एंड एल। इससे क्या होगा कि आपका कर्सर जो है वो पांचवी लाइन पे चला जाएगा। इसके बाद क्या होगा, आपका आउटर फॉर लूप है, उसकी ये स्टेटमेंट चलेगी आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 5 हो जाएगी। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5, द कंडीशन इज ट्रू, तो लिहाजा आपका ये वाला जो फॉर लूप है ये एक दफा फिर से चलेगा। इस आउटर फॉर लूप के अंदर एक इनर फॉर लूप है जो कि चलना शुरू होगा। फॉर इंटीजर जे इज इक्वल टू 1, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी। जे इज लेस देन और इक्वल टू आई, जे में 1 है, आई में 5 है। जब तक जे की वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू आई, यानी कि जब तक जे की वैल्यू जो कि 1 है इज लेस देन और इक्वल टू आई की वैल्यू जो कि 5 है, तो तब तक ये सी आउट स्टेटमेंट चलेगी। यानी कि जे की वैल्यू 1 होगी तो ये डॉलर साइन प्रिंट होगा, जे की वैल्यू 2 होगी तो डॉलर साइन प्रिंट होगा, जे की वैल्यू 3 होगी तो डॉलर साइन प्रिंट होगा, जे की वैल्यू 4 होगी तो डॉलर साइन प्रिंट होगा, जे की वैल्यू 5 होगी तो डॉलर साइन प्रिंट होगा। लेकिन इसके बाद जे की वैल्यू जब इंक्रीमेंट होगी 6 हो जाएगी, तो यहां पे जब कंडीशन चेक होगी कि जे की वैल्यू 6 लेस देन और इक्वल टू आई की वैल्यू 5, तो यहां पे कंडीशन चूंकि फॉल्स है तो छठी दफा ये आपका डॉलर साइन प्रिंट नहीं होगा। आपका ये वाला फॉर लूप जो इनर फॉर लूप है ये खत्म हो जाएगा और इसके बाद आपके प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो आ जाएगा इस स्टेटमेंट के पास, सी आउट एंड एल। इससे ये होगा कि आपका जो कर्सर होगा वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर चला जाएगा। यहां से फिर आपका आउटर फॉर लूप, उसकी जो आई प्लस प्लस की स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। आई की वैल्यू जो थी वो बढ़ते बढ़ते 5 हो चुकी थी, अब इसकी वैल्यू बढ़ के 6 हो जाएगी। यहां पे कंडीशन चेक होगी, आई इज लेस देन और इक्वल टू 5। आई के अंदर अब इस टाइम पे 6 पड़ा है, 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5, द कंडीशन इज फॉल्स। तो इसलिए आपके इस आउटर फॉर लूप की जो बॉडी है यहां से लेके यहां तक, इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं इनमें कोई स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। आपके प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वो आउटर फॉर लूप से निकल के बाहर आ जाएगा। यहां पे गेट सीएच का फंक्शन चलना शुरू हो जाएगा। गेट सीएच का फंक्शन क्या करता है कि आपके आउटपुट विंडो को होल्ड करके रखता है जब तक कि आप कोई की प्रेस ना कर ले। तो यहां पे आके आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो आपके इस प्रोग्राम का ये आउटपुट होगा, पहली लाइन पे $1 दूसरी लाइन पे $2, तीसरी लाइन के ऊपर $3, चौथी लाइन के ऊपर $4 और पांचवी लाइन के ऊपर $5। तो यहां पे आके आपका ये जो प्रोग्राम है ये कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही आपका ये जो चैप्टर है ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो है हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके चैप्टर के अंदर जो प्रोग्राम्स हैं उनको। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे प्रोग्रामिंग जो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं प्रोग्रामेटिकली। टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा ये प्रोग्राम देख लेते हैं। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 4 है बेसिकली। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 है वो आपकी किताब के अंदर फिल इन दी ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स इस किस्म के क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम दैट टेक्स टू इंटीजर्स and a character representing one of the following mathematical operations, plus minus, डिवाइड का ऑपरेशन है या स्टेरिक का आपका ऑपरेटर है। You will have to use a switch statement to perform the appropriate mathematical operation on the integers and display the result. If an invalid operator is entered, then error message should be displayed and the program should exit. Use the exit function to exit the program. सादा सा प्रोग्राम है। हमने स्विच केस के थ्रू हमने इस प्रोग्राम को सॉल्व करना है और हमने क्या करना है कि हमारा प्रोग्राम जो है ना वो हमसे दो इंटीजर्स लेगा और उसके बाद जो है ना प्रोग्राम हमें कहेगा कि यार आप अपना जो है ना ऑपरेशन के लिए कैरेक्टर इनपुट कर लें। यानी कि आपने अगर प्लस इनपुट किया है तो उन दो इंटीजर्स को ये ऐड कर देगा, अगर आपने माइनस इनपुट किया है तो उन दो इंटीजर्स को का जो है ना डिफरेंस कैलकुलेट कर दिया जाएगा। और अगर आपने ये फॉरवर्ड स्लैश इनपुट किया है तो आपका प्रोग्राम जो है वो क्या करेगा, फर्स्ट इंटीजर डिवाइडेड बाय सेकंड इंटीजर कैलकुलेट करके देगा। और अगर आपने स्टेरिक इनपुट किया है तो वो फर्स्ट इंटीजर और सेकंड इंटीजर को आपस में मल्टीप्लाई कर देगा। और अगर आपने ना प्लस इनपुट किया है, ना माइनस, ना फॉरवर्ड स्लैश, ना स्टेरिक, कोई और आपने कैरेक्टर इनपुट किया है, तो आपका प्रोग्राम जो है ना वो आपको एक एरर मैसेज दिखाएगा। वो कहेगा कि आप लोगों आपने एक इनवैलिड ऑपरेटर इनपुट किया है और आपका प्रोग्राम जो है वहीं पर ही टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि मैं यहाँ से अपना जो टर्बो सी प्लस प्लस का जो आईडी है मैं उसे ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं अपना प्रोग्राम जो है वो लिखना शुरू कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ऑब्वियसली अपनी जो हेडर फाइल्स हैं उनको इंक्लूड करूँगा। तो मुझे इसके लिए चाहिए iostream.h हेडर फाइल। आई नीड टू इंक्लूड कॉन आईओ
डॉट एच हेडर फाइल, और इसके लिए मुझे चाहिए एग्जिट फंक्शन को यूज़ करने के लिए मुझे चाहिए stdlib डॉट एच हेडर फाइल। तो ये मेरी 3 हेडर फाइल्स हैं। इसके बाद ये मेरा मेन फंक्शन यहाँ से शुरू हो जाएगा, और मैं यहाँ पे सबसे पहले तो 2 इंटीजर्स डिक्लेयर कर लूँगा, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और रिजल्ट। इसके बाद मैं कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लूँगा, उसका नाम मैं रख देता हूँ सॉरी ऑपरेटर नहीं रख सकता, उसका नाम मैं रख देता हूँ लेट्स सपोज सी एच। और यहाँ पे मैं एक यूज़र को, बल्कि सबसे पहले मैं यहाँ पे इस तरह कर लेता हूँ कि क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज़ करता हूँ। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन क्या करेगा कि आपकी आउटपुट विंडो को क्लियर कर देगा। अगर उस पे पहले से कोई आउटपुट मौजूद है, प्रीवियसली अगर जो भी प्रोग्राम रन हुआ होगा, तो उसका आउटपुट जो है वो क्लियर कर देगा, बिल्कुल एक ब्लैक स्क्रीन आपको दिखाएगा। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ यूज़र को एक मैसेज देता हूँ सी आउट के अंदर के एंटर योर फर्स्ट इंटीजर, और यहाँ पे बैक स्लैश एन लगा देते हैं ताकि आपका कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर चला जाए और यूजर से इनपुट ले ले, और जो इनपुट लेगा वो इस वेरिएबल में आ जाएगा जिसका नाम मैंने रखा है फर्स्ट नंबर। फिर सी आउट स्टेटमेंट है, और सी आउट स्टेटमेंट के अंदर मैं लिखता हूँ बैक स्लैश एन फॉर द न्यू लाइन, ताकि कर्सर मेरा नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटर योर सेकेंड इंटीजर, और बैक स्लैश एन से ये होगा कि आपका कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर चला जाएगा। और सी एन स्टेटमेंट ऑब्वियसली क्या करता है कि सी एन स्टेटमेंट आपसे, ये इनपुट स्टेटमेंट है, ये आपसे इनपुट लेगा और जो भी आप इनपुट देंगे वो इस सेकंड नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। आपके पास आपका पहला नंबर आ चुका है, आपके पास आपका दूसरा नंबर आ चुका है। अब आपने क्या करना है, यूजर को ना एक मेन्यू दिखाना है, ठीक है। तो मेन्यू दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, सी आउट स्टेटमेंट लिखते हैं। यहाँ पे मैं डबल कोट्स के अंदर सबसे पहले तो लिख दूंगा बैक स्लैश एन, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रेस प्लस टू ऐड दीज नंबर्स बैक स्लैश एन फॉर द न्यू लाइन कैरेक्टर, ताकि आपका कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाए आउटपुट विंडो के अंदर। और जो भी नेक्स्ट नेक्स्ट आउटपुट होगा, जो भी नया जो भी नेक्स्ट लाइन होगी, वो मैं चाहता हूँ कि न्यू लाइन के ऊपर प्रिंट हो जाए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रेस माइनस टू, ठीक है, मैं अपना जरा मैसेज थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, प्रेस प्लस टू परफॉर्म एडिशन, प्रेस माइनस टू परफॉर्म सब्ट्रैक्शन, और ऑब्वियसली इसके बाद सेमीकोलन लगेगा। नेक्स्ट मैं कहता हूँ सी आउट स्टेटमेंट है, और इसमें मैं लिख देता हूँ बैक स्लैश, सॉरी यहाँ पे बैक स्लैश एन लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ओके जनाब, अब मैं मैसेज देता हूँ यूज़र को कि प्रेस फॉरवर्ड स्लैश टू परफॉर्म डिवीजन बैक स्लैश एन एंड सी आउट प्रेस स्टैरिक टू परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन बैक स्लैश एन। और यूज़र से ना मैं इसके बाद ऑब्वियसली यूज़र जो है यहाँ पे परफॉर्म की स्पेलिंग्स गलत हैं, वैसे होगा कुछ नहीं, लेकिन आउटपुट अजीब सा लगेगा। ओके, इसके बाद क्या होगा, यूजर जो है ना वो जब ये मेन्यू देखेगा, मेन्यू पढ़ेगा, उसमें लिखा हुआ आ रहा होगा कि प्रेस प्लस टू परफॉर्म एडिशन, प्रेस माइनस टू परफॉर्म सब्ट्रैक्शन, प्रेस फॉरवर्ड स्लैश टू परफॉर्म डिवीजन, प्रेस स्टेरिक टू परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन। तो ऑब्वियसली इसके बाद यूजर अपना जो है ना जो कैरेक्टर है वो इनपुट कर देगा। तो मैं यहाँ पे कैरेक्टर गेट करता हूँ यूजर से, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे सी एच इज इक्वल टू गेट सी एच ई। गेट सी एच ई का फंक्शन क्या करता है, ये आपसे कैरेक्टर गेट करेगा, उस कैरेक्टर को उठा के इस वेरिएबल के अंदर डाल देगा जिसका नाम सी एच वेरिएबल है, और जो भी कैरेक्टर होगा वो कैरेक्टर आपको एको भी करके देगा। जो कैरेक्टर आपने इनपुट किया होगा ना, वो कैरेक्टर आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी करके देगा। अब मैं यहां पे लगाता हूं जी स्विच केस स्टेटमेंट, ठीक है, स्विच केस है, ब्रैकेट के अंदर मैं अपने उस वेरिएबल का नाम लिख दूंगा जिसकी वैल्यू की बेस पे डिसाइड होगा कि कौन सा केस चलना है। तो स्विच सी एच उस वेरिएबल का नाम है, तो मैंने स्विच के बाद ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है सी एच,
वेरिएबल का नाम सी एच, और यहां पे आपका केस, जो पहला केस है वो तब ट्रू होगा अगर आपके सी एच वेरिएबल में प्लस का कैरेक्टर पड़ा हुआ है, तो आपका ये वाला केस जो है ये ट्रू होगा, और इसके बाद हमने एक कोलन भी लगाना है। तो अगर यानी कि यूजर ने अगर सी एच वेरिएबल में अगर प्लस डाला हो तो क्या होना चाहिए? तो अगर यूजर ने सी एच वेरिएबल के अंदर अगर प्लस डाला है, तो आपके जो दो वेरिएबल्स हैं, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, इन दोनों का सम कैलकुलेट हो जाए। ना सिर्फ सम कैलकुलेट हो जाए बल्कि सम जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी हो जाए। तो मैं यहां पे लिख देता हूं रिजल्ट इज इक्वल टू फर्स्ट फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, और मैं यहां पे लिख देता हूं सी आउट बैकस्लैश एन, दी रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑपरेशन इज इक्वल टू, और जो रिजल्ट है वो बेसिकली पड़ा हुआ है इस रिजल्ट वेरिएबल के अंदर, तो मैं यहां पे लिख देता हूं रिजल्ट, और यहां पे मुझे ब्रेक स्टेटमेंट भी लगानी पड़ेगी। ये तो था भाई, ये जो स्टेटमेंट्स है ना, ये तीन स्टेटमेंट्स तो आपकी तब चलेंगी अगर आपने यहां पर सी एच वेरिएबल में प्लस डाला है, तो तब ये स्टेटमेंट चलेंगी। मैं अब लिखता हूं यहां पे केस, सिंगल कोट्स के अंदर मैं लिख देता हूं माइनस, यहां पे मुझे कोलन लगाना पड़ेगा, ये इसका सिंटेक्स है। रिजल्ट इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर सी आउट बैकस्लैश एन, the result of subtraction operation is equal to result, और इसके बाद आखिरी स्टेटमेंट में इसमें लिख दूंगा ब्रेक। केस माइनस, ये वाला केस जो है ये सिर्फ और सिर्फ तब चलेगा अगर आपने यहाँ पे सी एच वेरिएबल के अंदर माइनस का कैरेक्टर इनपुट किया है, वरना नहीं चलेगा। तो जब आप माइनस का कैरेक्टर इनपुट करोगे तो आप चाहोगे कि पहले नंबर में से दूसरा नंबर माइनस हो जाए, तो ये वाला केस जो आपका चलेगा, फर्स्ट नंबर में से सेकंड नंबर माइनस होगा, रिजल्ट जो है वो आपका, इसका जो भी आंसर होगा वो रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, और आपका सी आउट स्टेटमेंट आपका चलेगा जिसमें लिखा हुआ आपको नजर आएगा कि द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन इज इक्वल टू रिजल्ट, और इसके बाद ये ब्रेक स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ेगी ताकि आपका नेक्स्ट केस ना चलना पड़े। और नेक्स्ट केस में हम लिखते हैं केस, सिंगल कोट्स के अंदर मैं लिख देता हूं फॉरवर्ड स्लैश, और ये केस सिर्फ और सिर्फ तब चलेगा अगर आपने यहां पर सी एच वेरिएबल में फॉरवर्ड स्लैश अगर आपने इनपुट किया, और फॉरवर्ड स्लैश आप तभी इनपुट करोगे, आपने ये मेन्यू देखा और आपको कहा गया है कि भाई प्रेस फॉरवर्ड स्लैश टू परफॉर्म द डिवीजन, तो आपका फॉरवर्ड स्लैश जो है वो आपको डिवीजन परफॉर्म आपने करनी है, तभी आपने फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे जो है वो इनपुट किया होगा। तो फॉरवर्ड स्लैश अगर आपने इनपुट किया है तो क्या होना चाहिए? डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इन स्टेटमेंट्स को, जो कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखी हुई हैं, टाइम बचाने की खातिर मैं इनको कर लेता हूं यहां से कॉपी, और यहां पे लाके मैं इनको कर देता हूं पेस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर माइनस तो नहीं होगा ऑब्वियसली, डिवाइडेड बाय सेकंड नंबर, एंड द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑपरेशन इज इक्वल टू रिजल्ट, और इसके बाद ब्रेक। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका जो केस है दैट इज कि आपने अगर स्टेरिक का अगर ऑपरेटर अगर आपने प्रेस किया तो ऑब्वियसली आप जो है वो मल्टीप्लिकेशन करना चाह रहे हो, तो रिजल्ट इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नंबर, एंड द रिजल्ट ऑफ, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की बजाय मैं मैसेज में लिख दूंगा कि द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज इक्वल टू रिजल्ट, और इसके बाद ब्रेक। अच्छा, आप ना अगर आपने प्लस इनपुट किया है तो आपकी ये तीन स्टेटमेंट सिर्फ चलेंगी, अगर आपने माइनस इनपुट किया है तो आपकी सिर्फ ये तीन स्टेटमेंट्स चलेंगी, अगर आपने डिवीजन के लिए फॉरवर्ड स्लैश इनपुट किया है तो आपकी सिर्फ ये तीन स्टेटमेंट्स चलेंगी, और अगर आपने स्टैरिक इनपुट किया है तो आपकी सिर्फ और सिर्फ ये तीन स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। अगर आपने ना प्लस इनपुट किया है, ना माइनस, ना डिवीजन के लिए फॉरवर्ड स्लैश, ना स्टैरिक, कोई और कैरेक्टर अगर आपने इनपुट किया है, तो फिर आपका उस केस के अंदर ये वाला जो डिफॉल्ट केस है ये चलना शुरू हो जाएगा, और डिफॉल्ट के अंदर हम लिख देते हैं सी आउट, एक एरर मैसेज दे देते हैं कि बैक स्लैश एन, लिख देते हैं कि यू हैव एंटर्ड रॉन्ग, या यू हैव एंटर्ड इनवैलिड कैरेक्टर,
cannot cannot perform the required ऑपरेशन। और इसके बाद क्या होना चाहिए, एग्जिट का फंक्शन चले, एग्जिट जीरो, इससे ये होगा कि आपका प्रोग्राम ही टर्मिनेट हो जाएगा। यहां पे आके ना आपका स्विच केस आके खत्म हो जाता है, ठीक है। और स्विच केस के बाद यहाँ पे मैं गेट सी एच का फंक्शन लगा देता हूँ, जिससे ये होगा कि आपका प्रोग्राम, आपका जो आउटपुट विंडो है वो होल्ड हुई भी होगी, और आपको प्रोग्राम का जो भी आउटपुट आपका जो है आपको सारा का सारा आपकी आउटपुट विंडो के ऊपर आपका आउटपुट नजर आना शुरू हो जाएगा। एग्जिट जीरो से क्या होगा, आपका प्रोग्राम ही टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आपका प्रोग्राम जो है ना वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को ना पहले पहले तो मैं इस प्रोग्राम को सेव कर देता हूँ। मैं इसका नाम रख देता हूँ, लेट सपोज स्विच अंडरस्कोर केस, इसको मैं कर देता हूँ ओके। तो इसको मैं कंपाइल करता हूँ, देखता हूँ कोई एरर्स तो नहीं है, कोई वार्निंग्स नहीं है, किसी किस्म की कोई एरर्स नहीं है। अब इस प्रोग्राम को मैं रन कर लेता हूँ। तो ये मुझे कह रहा है एंटर योर फर्स्ट इंटीजर, तो मैं पहला इंटीजर इनपुट कर देता हूँ। सॉरी, ये प्रोग्राम फिलहाल नहीं चलेगा, मैं दोबारा रन कर लेता हूँ। इसको मैं रन कर लेता हूँ। एंटर योर फर्स्ट इंटीजर, लेट सपोज मैंने इसमें लिखा है इन 120, सेकंड इंटीजर मैंने लिखा है इसके अंदर लेट सपोज 150। एंटर किया तो ये आपसे कह रहा है प्रेस प्लस टू परफॉर्म एडिशन, प्रेस माइनस टू परफॉर्म सब्ट्रैक्शन, प्रेस फॉरवर्ड स्लैश टू परफॉर्म डिवीजन, प्रेस मल्टीप्लाई, ये जो स्टेरिक का साइन है टू परफॉर्म मल्टीप्लीकेशन। तो मैं प्लस इनपुट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने प्लस इनपुट किया तो आपको ये प्लस नजर आ रहा है, और इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है द रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑपरेशन इज इक्वल टू 270, और आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है। जब तक आप यहाँ पे कोई की प्रेस नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्राम जो है वो इसी तरीके से आपको नजर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एंटर की प्रेस करता हूँ ताकि मेरा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाए। तो बेसिकली मुझे मेन्यू नजर आया, तो मैंने क्या इनपुट किया, मैंने प्लस इनपुट किया। प्लस से पहले जब इसने मुझे कहा कि एंटर योर फर्स्ट इंटीजर, तो मैंने 120 इनपुट किया। इसने मुझे कहा एंटर योर सेकंड इंटीजर, तो मैंने इसमें ना 150 इनपुट किया था, ठीक है। तो यहीं से इसको देख लेते हैं लाइन बाय लाइन, ठीक है जी। इसने मुझे कहा यार एंटर योर फर्स्ट इंटीजर, तो मैंने 120 इनपुट किया। इसने मुझे कहा सेकंड इंटीजर इनपुट करो, तो मैंने यहाँ पे 150 इनपुट कर दिया। तो फर्स्ट नंबर वेरिएबल में चला गया 120, सेकंड नंबर वेरिएबल में चला गया 150। उसके बाद मुझे ये मैसेज आ रहा है कि यार प्लस इनपुट करोगे तो एडिशन होगी, माइनस इनपुट करोगे तो सब्ट्रैक्शन होगी, फॉरवर्ड स्लैश इनपुट करोगे तो डिवीजन होगी, और स्टेरिक इनपुट करोगे तो क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी। तो मैंने प्लस इनपुट किया था। जब प्लस जो मैंने इनपुट किया था तो वो इस गेट सी एच फंक्शन ने, इस गेट सी एच ई फंक्शन ने मुझसे वो प्लस लिया और उसको ना सी एच वेरिएबल के अंदर उठा के स्टोर कर दिया। तो अब सी एच वेरिएबल में क्या पड़ा हुआ होगा, प्लस पड़ा होगा। स्विच चलेगा और देखेगा, डिसाइड करेगा कि यार सी एच वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है। तो सी एच वेरिएबल में प्लस पड़ा है, लिहाजा आपका ये केस प्लस, ये जो फर्स्ट केस है आपका ये वाला, ये चलेगा, बिकॉज आपके सी एच वेरिएबल में ये प्लस वैल्यू पड़ी हुई है। तो आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। फर्स्ट नंबर में 120, सेकंड नंबर में 150, इनकी आपस में ये दोनों वैल्यूज आपस में ऐड होंगी, 120 प्लस 150 270, और रिजल्ट जो है वो आपके इस रिजल्ट वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। इसके बाद ये सी आउट स्टेटमेंट आपकी चल रही थी, आपको दिखाई दे रहा था, नजर आ रहा था द रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑपरेशन इज इक्वल टू, और रिजल्ट वेरिएबल में 120 प्लस 150 270 पड़ा हुआ था, वो 270 आपको दिखाई दे रहा था। इसके बाद ये ब्रेक स्टेटमेंट है, ये ब्रेक स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। ये ब्रेक स्टेटमेंट जब चलेगी तो क्या होगा, ये ब्रेक स्टेटमेंट चलने से ये होगा कि आपका ये जो केस माइनस है ये नहीं चलेगा, और मैं नहीं चाहता कि केस माइनस चले, बिकॉज मैंने तो प्लस इनपुट किया है, मैं तो चाहता हूं कि दोनों वैल्यूज आपस में ऐड हो जाएं। तो इसलिए मैंने ये ब्रेक स्टेटमेंट लगाई। ये ब्रेक स्टेटमेंट से ये होगा कि आपके प्रोग्राम का कंट्रोल इस स्विच केस की बॉडी में से बाहर निकल जाएगा। ये स्विच केस की बॉडी यहां से शुरू हो रही है, और यहां से इसकी बॉडी में से, यानी कि बाकी की ये जो केस माइनस है, या केस फॉरवर्ड स्लैश है, या केस मल्टीप्लाई स्टेरिक का साइन है, या केस आपका ये जो डिफॉल्ट केस है, इनमें से कोई केस भी नहीं चलेगा। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, इस केस माइनस को, केस फॉरवर्ड स्लैश को, केस स्टैरिक को, डिफॉल्ट वाले केस को स्किप कर देगा, और आपका प्रोग्राम जो है उसका कंट्रोल, ये आपका जो क्लोजिंग करली ब्रेसेस है, दिस इज बेसिकली द एंडिंग करली ब्रेसेस, द क्लोजिंग करली ब्रेसेस फॉर
द स्विच केस स्टेटमेंट, यहाँ पे आपकी स्विच केस स्टेटमेंट खत्म हो जाती है और आपका ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, प्रोग्राम के कंट्रोल को यहाँ पे बाहर लेके आ जाएगा। आपका गेट ch का फंक्शन चल रहा था जिस वजह से आपकी जो स्क्रीन थी वो होल्ड हुई हुई थी और उस वक्त तक वो होल्ड हुई हुई थी जब तक कि आपने कोई की प्रेस नहीं की। जैसे ही आपने कोई की प्रेस की तो आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। अगर मैं इसको दोबारा से रन कर लूं, अगर मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से रन कर दूं, ठीक है, एंटर योर फर्स्ट इंटीजर, लेट सपोज मैं इसमें देता हूं, सॉरी, लेट सपोज मैं इसमें देता हूं 120। अच्छा ठीक है, इसमें इशू होगा, मैं दोबारा रन कर लेता हूं इस प्रोग्राम को। ठीक है, मैंने लिखा 120, फिर मैंने लिखा 80, मैंने एंटर किया, मुझे मेन्यू मिला। प्लस प्रेस करोगे तो एडिशन होगी, माइनस प्रेस करोगे तो सब्ट्रैक्शन होगी, एंड सो एज द केस विद द फॉरवर्ड स्लैश के, उसको प्रेस करोगे तो डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, स्टेरिक को प्रेस करोगे तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो मैं ना माइनस प्रेस कर देता हूं। जैसे मैंने माइनस प्रेस किया तो मेरा केस माइनस चलना शुरू हो गया और उसने मुझे कहा कि द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन इज इक्वल टू 40। कैसे हुआ? यहाँ पे बाकी तो मेरे ख्याल से चीज़ें डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है, ये तो हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आपका यहाँ पे केस प्लस इसलिए नहीं चला, केस प्लस इसलिए नहीं चला कि आपके सी एच वेरिएबल में अब माइनस आके स्टोर हो चुका है, तो केस प्लस नहीं चलेगा, केस माइनस चलेगा। केस माइनस के अंदर क्या है कि यार आपने जो फर्स्ट नंबर 120 इनपुट किया था, सेकंड नंबर जो आपने 80 इनपुट किया था, 120 माइनस 80 रिजल्ट उसका 40 आया, वो रिजल्ट इस वेरिएबल में आके स्टोर हो गया। फिर आपकी ये सी आउट स्टेटमेंट चलना शुरू हो गई जिसमें आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है कि द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन इज इक्वल टू रिजल्ट, रिजल्ट में 40 पड़ा हुआ था। और इसके बाद ये ब्रेक स्टेटमेंट है, बहुत जरूरी है। ये ब्रेक स्टेटमेंट जब तक आप नहीं लिखोगे, अगर आपने फॉर एग्जांपल ब्रेक स्टेटमेंट यहां ना लिखी तो आपका ये केस फॉरवर्ड स्लैश भी चलना शुरू हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता, बिकॉज मैंने तो माइनस इनपुट किया था यहाँ पे, क्योंकि मैंने ये मेन्यू देखा और मेन्यू देखने के बाद मैंने माइनस इसलिए इनपुट किया बिकॉज आई वांटेड टू परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन ओनली। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट आपकी जब चलेगी तो इस ब्रेक स्टेटमेंट से ये होगा कि आपका ये केस फॉरवर्ड स्लैश केस आपका स्टैरिक ये और आपका ये जो डिफॉल्ट केस है ये भी नहीं चलेगा और आपके प्रोग्राम का कंट्रोल यहां से बाहर आ जाएगा। गेट सी एच का फंक्शन चलना शुरू हो जाएगा और आपकी जो स्क्रीन है वो आपको डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। स्क्रीन जो है बल्कि डिस्प्ले हो रही होगी, होल्ड हुई हुई होगी ऑब्वियसली, ठीक है। और आप जब कीबोर्ड से कोई की प्रेस करोगे तो आपकी स्क्रीन जो है वो डिस्प्ले होना बंद हो जाएगी, आपका प्रोग्राम भी टर्मिनेट हो जाएगा। ओके जी, तो इस प्रोग्राम को दोबारा से रन कर लेते हैं। एंटर योर फर्स्ट इंटीजर, लेट सपोज मैंने इनपुट किया 150। एंटर योर सेकंड इंटीजर, लेट सपोज मैंने इनपुट किया है 50। और अब मैं डिवीजन परफॉर्म करना चाह रहा हूं तो मैं फॉरवर्ड स्लैश इनपुट करूंगा। तो जैसे ही मैंने फॉरवर्ड स्लैश इनपुट किया तो केस फॉरवर्ड स्लैश जो था वो चला और आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होकर नजर आ रहा है कि द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑपरेशन इज इक्वल टू 3, यानी कि 150 डिवाइडेड बाई 50। तो कैसे हुआ भाई? आपका आपने सी एच वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू गई? आपके सी एच वेरिएबल के अंदर चला गया फॉरवर्ड स्लैश। तो स्विच स्टेटमेंट या स्विच केस जो है वो डिसाइड करता है बेस्ड ऑन द वैल्यू प्रेजेंट इन द सी एच वेरिएबल। सी एच वेरिएबल के अंदर फॉरवर्ड स्लैश है तो आपका केस प्लस नहीं चलेगा, केस माइनस नहीं चलेगा, बल्कि आपका केस फॉरवर्ड स्लैश चलेगा। फर्स्ट नंबर में 150 था, सेकंड नंबर में 50 था, तो 150 डिवाइडेड बाय 50 इज 3, रिजल्ट वेरिएबल में 3 वैल्यू आएगी। और इसके बाद ये आपकी सी आउट स्टेटमेंट चलेगी और आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आना शुरू हो जाएगा कि द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑपरेशन इज इक्वल टू, और रिजल्ट वेरिएबल में जो 3 लिखा हुआ, जो 3 पड़ा हुआ था वो 3 आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा। और इसके बाद बहुत जरूरी है आपकी ब्रेक स्टेटमेंट, अगर आपने ये ना लगाई तो आपका ये जो केस स्टैरिक है ये भी चलना शुरू हो जाएगा, जो कि मैं हरगिज नहीं चाहता। तो अब इस प्रोग्राम को दोबारा से रन कर लेते हैं, ठीक है। इसमें लेट सपोज मैं अपना जो फर्स्ट इंटीजर है वो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, जो सेकंड इंटीजर है वो इंपोर्ट कर लेता हूँ। और अब मैं जो है ना प्रोडक्ट कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ तो मैं स्टेरिक प्रेस करूंगा। तो स्टेरिक प्रेस करने से क्या होगा कि प्रोडक्ट कैलकुलेट हो जाएगा। द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन इज इक्वल टू 270, यानी कि 15 इंटू 18, उसका रिजल्ट जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो ये कैसे हुआ जी?
आपने यहाँ पे सी एच वेरिएबल के अंदर अब क्या इनपुट किया है, आपने सी एच वेरिएबल के अंदर स्टैरिक इनपुट किया है, तो आपका केस प्लस नहीं चलेगा, केस माइनस नहीं चलेगा, केस फॉरवर्ड स्लैश नहीं चलेगा, केस स्टैरिक चलेगा। फर्स्ट नंबर 15 मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर 18 था या 12 था, आई डोंट नो, वो दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी और उसका रिजल्ट जो है वो रिजल्ट वेरिएबल में ना सिर्फ स्टोर होगा बल्कि आपकी ये सी आउट स्टेटमेंट चलेगी और ये सी आउट स्टेटमेंट आपको दिखाएगी आउटपुट के ऊपर द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज इक्वल टू, और रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू आपको जो भी उसका प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट आपको डिस्प्ले करेगा। और इसके बाद ये ब्रेक स्टेटमेंट बहुत जरूरी है अगेन, कि ब्रेक स्टेटमेंट अगर नहीं होगी तो आपका डिफॉल्ट केस भी चलेगा, और डिफॉल्ट केस आपका सिर्फ और सिर्फ तब चलेगा अगर आपने ना तो यहां पे सी एच वेरिएबल में आपने प्लस का कैरेक्टर इंपोर्ट किया है, ना आपने माइनस का, ना आपने फॉरवर्ड स्लैश का, ना आपने स्टेरिक का, तो उसी केस के अंदर आपका जो डिफॉल्ट जो केस है वो आपका चलना शुरू हो जाएगा। तो मैं इसको रन कर लेता हूं प्रोग्राम को एक दफा फिर से। एंटर योर फर्स्ट इंटीजर, लेट सपोज मैंने इसमें दिया 150, एंटर योर सेकंड इंटीजर, लेट सपोज मैंने इसमें दिया 180। अभी आपसे कह रहे हैं यार प्लस इनपुट करोगे तो एडिशन होगा, माइनस इनपुट करोगे तो सब्ट्रैक्शन होगा, फॉरवर्ड स्लैश इनपुट करोगे तो डिवीजन होगा, स्टैरिक इनपुट करोगे तो मल्टीप्लिकेशन होगा। तो मैं इन चारों में से कोई भी कैरेक्टर इनपुट नहीं करता। लेट सपोज मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे इनपुट कर लेता हूं एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इनपुट किया एक्सक्लेमेशन मार्क तो क्या हुआ, डिफॉल्ट केस चला। डिफॉल्ट केस ने आपको ये भी प्रिंट करके दिया कि यू हैव एंटर्ड इनवैलिड कैरेक्टर, कैन नॉट परफॉर्म द रिक्वायर्ड ऑपरेशन, और इसके बाद ये आपका जो एग्जिट जीरो का जो फंक्शन है वो चला और आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। मैं चाहता हूं नहीं यार, एग्जिट जीरो से पहले ना मैं ये मैसेज जो है ना, ये एरर मैसेज, ये भी देखना चाहता हूं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं जस्ट गेट सी एच का फंक्शन लिख दूंगा। तो गेट सी एच का फंक्शन क्या करेगा, आपकी स्क्रीन को होल्ड करेगा और ये जो मैसेज है आपका, ठीक है, ये जो मैसेज है आपका, यू हैव एंटर्ड इनवैलिड कैरेक्टर, कैन नॉट परफॉर्म द रिक्वायर्ड ऑपरेशन, इस मैसेज को डिस्प्ले करेगा और कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा होगा। अब जैसे ही आप एंटर की प्रेस करोगे तो आपका ये गेट सी एच का फंक्शन चल जाएगा और इसके बाद ये एग्जिट जीरो का जो फंक्शन चलेगा तो ये क्या करेगा, ये आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। तो मैं इसको रन कर लेता हूं इस प्रोग्राम को। एंटर योर फर्स्ट इंटीजर, एंटर योर सेकंड इंटीजर, और लेट सपोज मैं यहाँ पे अब इनपुट कर लेता हूं शिफ्ट के साथ में, लेट सपोज एंड। ठीक है, तो एंड तो यहाँ पे कोई भी आपका जो है रिक्वायर्ड सिंबल तो है नहीं, ना प्लस है, ना माइनस है, ना फॉरवर्ड स्लैश है, ना स्टेरिक है, तो आपका केस प्लस नहीं चलेगा, केस माइनस भी नहीं चलेगा, केस फॉरवर्ड स्लैश भी नहीं चलेगा, केस स्टेरिक जो है वो भी नहीं चलेगा। तो आपका डिफॉल्ट केस चल रहा है और यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आउटपुट विंडो के ऊपर कि यू हैव एंटर्ड इनवैलिड कैरेक्टर, कैन नॉट परफॉर्म द रिक्वायर्ड ऑपरेशन। कर्सर इसलिए ब्लिंक कर रहा है, अभी पहले नहीं ब्लिंक कर रहा था, प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो गया था या आउटपुट विंडो भी बंद हो गई थी, प्रोग्राम भी टर्मिनेट हो गया था, बिकॉज उस वक्त हमने गेट सी एच का फंक्शन नहीं लिखा था डिफॉल्ट केस के अंदर। एग्जिट फंक्शन से पहले, एग्जिट फंक्शन को कॉल करने से पहले मैंने अभी गेट सी एच का फंक्शन कॉल किया है, उसको लिखा है, ये भी आपका गेट सी एच का फंक्शन कॉल हो रहा है, आपको आउट की स्क्रीन जो है वो नजर आ रही है। जब मैं यहाँ पे कोई भी की प्रेस कर लूंगा तो आपका गेट सी एच का फंक्शन भी चल चुका होगा और उसके बाद जो है एग्जिट का फंक्शन जब चलेगा तो एग्जिट का फंक्शन क्या करेगा कि आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा, इट विल टर्मिनेट योर प्रोग्राम। तो मैं एंटर की प्रेस करता हूं तो क्या हुआ, मेरा प्रोग्राम भी टर्मिनेट हो गया। तो ये आपका बेसिकली प्रोग्राम था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था जो कि आपने अटेम्प्ट करना था। ओके डियर स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है कि आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि अगर हमने ये बाकी प्रोग्राम्स अगर हमने करना स्टार्ट कर दिए तो ये जो सेशन है बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तकरीबन 1 घंटे का सेशन हो चुका है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हम ये अपने बाकी के जो प्रोग्राम्स हैं जो कि आपके सामने हैं, किताब के ही हैं, इन सब को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जो कि इतने लेंथी प्रोग्राम्स नहीं हैं, छोटे प्रोग्राम्स हैं। ये वाला जो प्रोग्राम था ये ज़रा थोड़ा सा लेंथी था। तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल का नाम है कोड विद फैसल, इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर जो है वो आपको पसंद आया होगा। लेक्चर के अंदर जो कंटेंट था, जो मैंने डिलीवर करने की कोशिश की है, उसकी आपको समझ आई होगी। तो अगर आपका ये आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को। इसको अगर शेयर करना चाहें अपने दोस्तों के साथ, कोई और आपके अगर फ्रेंड्स हैं किसी और कॉलेज के अंदर, वो भी अगर कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं तो आप उनके साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। इस पर आप कमेंट्स करना चाहें तो कमेंट्स कर सकते हैं और चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफ़िज़।